कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत कल बता दिया था मैंने, उसी को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताएगा। यही चीज तो कौन बता रहा है? कैश बुक ना। तो कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों में कुछ डिफरेंस भी तो होगा भाई। कैश बुक में भी हम क्या लिखते हैं? सारे रिसीट्स और सारे पेमेंट्स, यही चीज। और यही चीज हम कहाँ दिखाने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि कहाँ से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब बस कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सारी मेजर एक्टिविटीज को, सारी एक्टिविटीज को अलग अलग हेड्स में क्या करते हैं? डिवाइड। और यहाँ हमने 3 हेड्स बना रखे हैं। सबसे पहला क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट है अपना कौन सा? फाइनेंसिंग। और बताया था कौन सी चीज कहां से रिलेट करती है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो रिलेटेड टू डायरेक्ट बिजनेस, जो रिलेट करेगी डायरेक्ट बिजनेस से, वो किस में आने वाली है? अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो रिलेट करेगी अपनी फिक्स्ड एसेट्स के साथ। किससे रिलेट करेंगी? फिक्स्ड एसेट्स। और लास्ट फाइनेंसिंग, जो अपनी रिलेट करेगी किससे? शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। और अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है क्या? इसको लिखो फटाफट से। हाँ, उसमें लिख लो, नोट्स वाले में। अच्छा, अब कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में है, इन्वेस्टिंग में है और फाइनेंसिंग में है, ये मोटा मोटा क्लेरिफाई कर दिया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा डीपली समझ लो। यार एक बार पढ़ो तो क्या टाइप हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आएंगी? जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करेंगी, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करेंगी। तो अपने बिजनेस ऑपरेशन से क्या क्या रिलेट करेगा? सेल्स, परचेज, सैलरीज, वेजेस, रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ फैक्ट्री। तो ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, वो किस में आने वाले हैं? सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिपेंड करेगी बिजनेस टू बिजनेस। भाई आपके बिजनेस का नेचर क्या है, उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। तो अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट्स रख रखी हैं तो वो उस पर क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो पब्लिक से डिपॉजिट रखना वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। और उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा वो कौन सी एक्टिविटीज के अंडर में आएगा? फाइनेंसिंग। भाई अगर मेजर हेड अपना जो है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी चेन होगी वो सारी किससे रिलेट करेगी? उसी एक्टिविटी से। क्लियर? अच्छा, वहीं अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो डिपॉजिट जमा करेंगी वो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग ना, ऑपरेटिंग। क्योंकि बैंक के लिए पैसा डिपॉजिट रखना वो क्या है? उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, उसका तो रेगुलर वर्क वही हो गया। और उस पे जो, हाँ, और उस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो भी उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल भी बताया था, यही एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक। इसके बाद क्या था? इसके बाद बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड है? 2। 3 मेथड कौन से आ गए? एक तो कौन सा बताया था? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा कौन सा है?
इनडायरेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट मेथड तुम्हारे कोर्स से कट गया। अब डायरेक्ट मेथड में था क्या? डायरेक्ट मेथड में सिंपल सी कैलकुलेशन होती है जिसमें जहां जहां से पेमेंट आएगी वो ऐड करते चलना है और जहां जहां पेमेंट करेंगे वो लेस करते चलना है। तो लास्ट में जो बचेगा वो अपना क्या आ जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब वो कोर्स में नहीं है इसलिए करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जहां पे हम रिवर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे चलने वाले हैं। और बाकी जो दो एक्टिविटीज हैं, इन दोनों एक्टिविटीज में सीधा सीधा काम है डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? डायरेक्ट। जहां जहां से पेमेंट आएगा वो ऐड करना, जहां से पेमेंट किया वो लेस करना, खत्म कहानी। अब डायरेक्ट मेथड का तो सिंपल सा काम है कि जैसे मान लो अपने को जहां जहां से पेमेंट रिसीव हो रही थी वो ऐड करते चलना है। और जनरली बिजनेस में रिसीट्स कहाँ कहाँ से होती है? सेल्स, कमीशन रिसीव्ड। अब डिपेंड करेगा कमीशन भी कौन से नेचर का है। अगर कमीशन हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करेगा तो ऑपरेटिंग, और बिजनेस से रिलेट नहीं करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है? इसके बाद में रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जहां जहां से पेमेंट आना था वो ऐड करते चलो, जहां जहां पेमेंट गया वो लेस करते चलो। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है? रिवर्स कैलकुलेशन चलनी है। और रिवर्स कैलकुलेशन किस बेसिस पे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। किस बेसिस पे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अभी एक छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पी एंड एल अकाउंट, मान लो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का। अब एक्सपेंसेस लिखते चलो। 2 सैलरीज 10,000, 2 रेंट 5,000, 2 depreciation 3,000, 2 loss on sale of machine 2,000, और लास्ट में क्या निकाल लो? 2 नेट प्रॉफिट। वो कितना आ जाएगा सीधे सीधे? 30,000 ना। अब अगर सीधे सीधे बात करें तो इस P&L अकाउंट का मतलब, मान लो मैंने कोई नया ही बिजनेस स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग मेरे पास कुछ भी पेमेंट अगर नहीं थी, तो जनरली अगर कोई P&L देखेगा तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ इस साल का? 30,000 का। मतलब ये है कि ये 30,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आए होंगे ना कैश के बेसिस पे। ये मतलब है क्या इसका? लेकिन जब एक्चुअल काउंटिंग करने बैठे तो पता चल रहा है कि हमारे पास 30,000 की जगह एक्स्ट्रा कैश जो आ रहा है वो आ रहा है 35,000 का। सर ये तो कैश अकाउंट भी बता देगा ना, लेकिन हम यहाँ कैश अकाउंट के बेसिस पे बात नहीं करें। किसके बेसिस पे बात करें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बेसिस पे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बेसिस पे मुझे कितना कैश जनरेट हुआ है या मुझे कितना एक्स्ट्रा कैश का पेमेंट करना पड़ा है। तो यहां ध्यान से देखो, ये जो 30,000 का नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, इस 30,000 के प्रॉफिट के लिए हमने कुछ ऐसी चीजें घटा रखी है जिनका पेमेंट मैंने कैश में किया ही नहीं है क्या कुछ ऐसा? डेप्रीसिएशन ना। ये डेप्रीसिएशन कि हमने एज एन एक्सपेंस शो तो किया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से मेरे पास से कोई कैश गया है क्या? तो ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस हो गया? नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन को सेल करने पर लॉस हुआ, तो क्या इसकी वजह से भी मेरी जेब से पैसा गया क्या? अरे अगर मशीन को बेचा होगा तो पैसा तो आया था। और वो जो पेमेंट रिसीव हुआ वो कौन सी एक्टिविटीज हो गई? इन्वेस्टिंग। और उसकी वजह से जो लॉस हुआ ये तो मेरे कहीं लेना देना नहीं है ना इसका। ये ना तो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करता है ना किसी और चीज से। तो ये भी मेरा कौन सा एक्टिविटीज का पार्ट हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो अब अगर मुझे एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा प्रॉफिट या कैश जो पता करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नेट प्रॉफिट में वो सारी चीजें ऐड कर देनी पड़ेगी वापस जो मुझे लेस नहीं करनी चाहिए थी।
क्लियर हो रहा है क्या कुछ पीछे? फिर से समझ लो, ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इसमें बहुत सारी चीजें क्या कर रखी है, लेस कर रखी है। अब मुझे सिर्फ वो प्रॉफिट चाहिए जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने चाहिए, तो इसमें वो सारी चीजें जो मैंने घटा रखी है ना एक्स्ट्रा, वो सारी चीजें मुझे क्या करनी है, वापस ऐड कर देनी है। और इसके बाद वही चीज इनकम के लिए कि अगर ऐसी कोई इनकम मैंने ऐड कर रखी है जो यहां नहीं आनी चाहिए थी, जैसे कि मान लो अगर यहां होता क्या, बाय डिविडेंड। अब डिविडेंड कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टिंग। बस यही गलती मत कर देना, अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं हम लोग तो वो कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। और अगर डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटीज है, वो फाइनेंसिंग का है। कैसे भाई, डिविडेंड हमको कब रिसीव होगा, जब हमने हमारा पैसा किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा होगा। और इन्वेस्टमेंट हमारे का क्या होते हैं, असेट। और असेट्स पे जो भी इनकम होगी वो क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे किस पे, हमारी शेयर कैपिटल पे। और शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो डिविडेंड का पेमेंट भी। तो ये इनकम अगर मैंने ऐड कर रखी थी तो ये इनकम भी मुझे वापस क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। क्लियर? तो बस इसी बेसिस पे हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं, किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालने के लिए क्या रहेगा कैलकुलेशन का तरीका। फटाफट बनाते चलो साथ के साथ, है ना, और डिफाइन इसको बाद में करते हैं। हेडिंग रखोगे इसकी क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और कौन से मेथड से है, इनडायरेक्ट मेथड। हो आ जाएगा, नहीं इसमें नहीं आएगा, इधर लिखो, सही नहीं आएगा इधर। यहाँ सबसे पहले वो दो ही बेसिक नेम जो थे अपने, कौन से, हाँ पर्टिकुलर अमाउंट है ना, वो कभी नहीं भूलना लाइफ में। तो यहाँ अपने को सबसे पहले लेना है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले क्या लेना है अपने को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा ना, उसमें दो तीन चीजें पहले वापस ऐड करोगे, जिसमें सबसे पहला क्या होगा, टैक्स का अमाउंट, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिसमें क्या होगा, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। अभी इसको अलग से लिखवा देंगे डिटेल्स में। अब ये जो प्रॉफिट होगा ना, इस प्रॉफिट में अपने को दो चीजें ऐड करनी है। तो दो चीजें अभी बताई अपन ने, P&L में ऐसी चीजें हमने जो लेस कर रखी है जो वहां से लेस नहीं होनी चाहिए थी। अब उसमें सबसे पहला तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे यहाँ पे अपन नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या ऐड कर देना है अपने को, नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनके लिए कैश का पेमेंट करना ही नहीं पड़ता, जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ हो गया। भाई गुडविल जो होती है ना, गुडविल अभी तक तो अपन पार्टनरशिप में क्या कर रहे थे कि उसको जब खत्म करना होता था तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे उनके रेशियो में। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता ना, कंपनीज में जो गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो वो एक्चुअल में खर्चा नहीं है, तो उसको भी वापस क्या कर दो, ऐड बैक। इसके बाद सेकंड चीज जो अपने को क्या करनी है, ऐड, वो हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने को वापस क्या करने हैं, ऐड कर देने। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट किया, हमने लोन लिया था, तो लोन कौन सी एक्टिविटीज हो गई, फाइनेंसिंग, और उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो भी कौन सी एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग। तो हमने दिखा तो P&L में रखा होगा ना, लेस भी स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर रखा है, उसको वापस क्या कर दो, ऐड। क्लियर है क्या? तो दो चीजें कौन सी ऐड होनी है, उसके लिए
ये क्लियरिटी है तुम्हारे पास अभी? वो पूरा फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, 15-20 चीजें लिख के दी हुई है उसमें इन लोगों ने, ठीक। इसके बाद क्या लेस करना है, यहां से अपने को लेस कर देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। लेस करना है अपने को क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट नहीं करती है, जिसमें आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें अपनी कौन सी एक्टिविटीज होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। जनरली जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी वो रिलेट करेंगे किससे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर। और दूसरा अपने को लेस कर देना है यहां से क्या, नॉन कैश इनकम। इसमें इतनी चीजें नहीं है, ये तीन सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्लियर। इतना एडलेस करने के बाद अपने पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या होंगी अपने लिए, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। चलो, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसका मतलब क्या है कि हमने प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट तो कर लिए, लेकिन यहां अब क्या चीजें रह गई, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट। और अब यहां पे अपने को करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना है, और वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो ऐड होनी है या फिर लेस होनी है। अब दो तरीके बताए थे, या तो रट्टा मार लो, है ना, और या फिर समझ के चलो। अब एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं रट्टा तो मारना ही है। तो अब जैसे मान लो अगर असेट्स में मैं एग्जांपल लूं क्या, स्टॉक। अब स्टॉक अगर मैंने परचेज किया, मतलब स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू कुछ और थी और क्लोजिंग वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टॉक परचेज किया होगा, और स्टॉक परचेज किया इसका मतलब मेरे पास पैसा आया कि पैसा गया, पैसा गया ना, तो क्या हो जाएगा वो लेस। पैसा आएगा तो ऐड करना, पैसा जाएगा तो लेस करना। तो यहां लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स, कि अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पेमेंट गया, और क्या करो उसको लेस। और इसी तरीके से मान लो कि मेरा स्टॉक पहले था 10,000 का और अब रह गया 8,000 का, यानी कि 2,000 का स्टॉक गया, और गया मतलब हमने सेल कर दी होगी ना, तो सेल करने से पैसा आया कि गया, आया तो क्या करना, ऐड। तो ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, क्लियर इतना। इसके बाद में लाइबिलिटीज में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रेडिटर्स का। मान लो मेरे ओपनिंग क्रेडिटर जो थे वो है 10,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स अब कितने हो गए हैं, 15 के। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी। और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने सामने वाले से पैसा ले लिया होगा ना एक तरीके से, तभी तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो पैसा आया तो क्या करेंगे, ऐड, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और इसी का रिवर्सल क्या हो जाएगा, लेस कर दो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। कि मान लो क्रेडिटर 10,000 के थे, अब 5,000 के बच गए,
का मतलब है हमने उनको पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किया मतलब पैसा गया, तो क्या करो लेस। क्लियर क्या इतना? ये चारों चीजें एड लेस करने के बाद में जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से एक चीज और लेस करनी है तुमको, क्या? टैक्स पेड। तो जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया क्या कंप्लीट सबका? इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद सेकंड चीज, सेकंड जो कैलकुलेशन अपने को करनी है वो सबसे पहली चीज जो लिखी ना अपन ने यहाँ पे अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आ जाओ, नोट नंबर 1 लिखो नीचे। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसको निकालने के लिए सबसे पहली वैल्यू जो अपने को पिकअप करनी है वो क्या रहेगी? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कि अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बेसिस पे जो भी प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट यहाँ पिकअप करना है तुमको, और इसमें ऐड कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले तो क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी हमने पी एंड एल से टैक्स का पेमेंट निकाल रखा है वो वापस ऐड करना। इसके बाद में ऐड करोगे डिविडेंड, नहीं पी एंड एल नहीं बना रहे, प्रॉफिट में जो चीजें हमने लेस की थी ना वो चीजें वापस क्या कर रहे हैं अभी? ऐड कर रहे हैं। ये सब गिवन होगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो सबसे पहले चाहिए ना अपने को। हालांकि ये कैलकुलेशन अलग से नहीं करके इसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हो, लेकिन वो सही नहीं लगता, इसलिए अलग से बनाओगे ज़्यादा बेटर है। ऐड करना है डिविडेंड, और ऐड कर देना है क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। और एक चीज जो कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलती है वो लेस करनी है तुमको, टैक्स रिफंड। प्रोविजन नहीं भाई, टैक्स रिफंड। क्लियर? ये कुछ चीजें एडलेस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बचेगी वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कंप्लीट।